एवरीवन, वेलकम बैक विद द न्यू वीडियो। और आज मैं आप लोगों को एक ऐसी चीज़ के बारे में बताऊंगी। वैसे हर कोई जानता है और आपकी स्क्रीन पे भी ये जो पिक्चर्स हैं बहुत कुछ बता रही हैं। और जो 2021 की रिपोर्ट डाउरी डेथ केसेस देखें तो नियरली 6.8 थाउजेंड थे, जो अगर 2014 की तुलना में देखे जाएँ तो थोड़े कम ही हैं, लेकिन इतने कम नहीं है कि हम लोग नज़रअंदाज कर सकें। ये 2014 में 8,500 थे और अभी भी ये कम नहीं है, थोड़ा बहुत ही अंतर है। और ये जो आप चार्ट देख रहे हैं ये हर साल की रिपोर्ट है डाउरी डेथ केसेस की, और आप लोग इसमें समझ सकते हैं कि हर साल कितने केसेस आते हैं। अगर हम बात करें, एक समाचार चैनल अपने दर्शकों के लिए घर बैठे लगातार खबरें प्रसारित कर रहा है, लेकिन एक परेशानी की बात यह है कि सुनने वाले परेशान नज़र आ रहे हैं। समाचार को शीर्षक के साथ प्रदर्शित किया जाता है, दहेज के लिए एक महिला को उसके ससुराल वालों ने जला दिया। घर जो बैठे हैं ना लोग, वो भी एक दहशत में है कि हम जिस अपनी बेटी को दे रहे हैं क्या वो सही इंसान है भी या नहीं है। वो तो ये सोच समझ के देते हैं ना अपनी बेटी को कि यार कल को वो सुखी में रहे, क्या पता कि वो तो सिर्फ लोग दहेज की तुलना में ही ले रहे हैं। ये जो आप लोग ना एक पिक्चर देख रहे हो, ये बहुत कुछ बता रही है कि ना लड़कियों को ना दहेज की बराबर ही समझाया जा रहा है। और लेकिन गौर करने वाली बात यह भी है कि यह खबर चौंकाने वाली नहीं लग रही है कि विवाह को एक पवित्र संस्था माना जाता है, जैसे कि भारत में इसे एक धार्मिक दायित्व माना जाता है और श्रद्धा के साथ रखा जाता है। वैवाहिक संस्था न केवल परिवार संस्था की पूरक है, बल्कि जिस लड़की की शादी होती है उसे अपने वैवाहिक जीवन में बहुत सारी उम्मीदें होती हैं और वह अपने परिवार के साथ आनंदमय जीवन जीना चाहती है। लेकिन दुर्भाग्य की बात यह है कि भारत में दहेज प्रथा के कारण यह उम्मीद अवास्तविक साबित हो रही है। इन दिनों हम अक्सर महिला को सशक्तिकरण कानून के समक्ष समानता पर बहस करते हैं, लेकिन हम बात तो करते हैं। उसी उदाहरण में हम दहेज की हत्या के बढ़ते मामलों को भी देखते हैं। तो दहेज से संबंधित इन अपराधों ने मौजूदा कानून पर कैसे असर डाला है, लेकिन इन बिंदुओं पर पहुंचने से पहले हमें दहेज की हत्या की अवधारणा को समझने की ज़रूरत है, और उससे पहले हमें दहेज के इतिहास की गहराई से जानने की ज़रूरत है। और आप लोगों को पता है कि अगर ना दहेज लेने वाला अपराधी है तो उतना ही अपराधी और इतना ही अपराधी वो भी है कि दहेज देने वाला। अगर हम एक आदमी से शुरुआत करते हैं, अगर एक बंदा भी कोई भी पहल करता है ना, तो शायद एक एक करके भी लोग जागरूक होंगे कि शायद ये दहेज देना और लेना बहुत बड़ा अपराध है। दहेज नकदी या सामान के रूप में किसी भी प्रकार का उपहार संदर्भित करता है, या तो कोई ऑर्नामेंट्स हो या कोई कमोडिटी हो या फिर हाउस होल्ड आइटम्स हो, जो रिक्वायर्ड होते हैं न्यूली वेडिंग कपल्स को, जो अपनी न्यूली मैरिड लाइफ को स्टार्ट कर सके, जो नवविवाहित अपने जीवन को शुरू करने की आवश्यकता होती है, जो दुल्हन के परिवार द्वारा दूल्हे के परिवार वालों को दिया जाता है। तो अगर हम बात करें अकॉर्डिंग टू सेक्शन 2 ऑफ डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट 1961, डाउरी एक ऐसी काइंड ऑफ प्रॉपर्टी है और वैल्यूएबल सिक्योरिटी है जो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट एग्रीड टू बी गिवन बाय, मतलब कि दिया जाता है प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से, ठीक है। और इसका फर्स्ट क्लॉज है वन पार्टी टू अ मैरिज टू द अदर पार्टी टू अ मैरिज, और मतलब विवाह का एक पक्ष या विवाह के दूसरे पक्ष से, ठीक है। ये एक ऐसा वैल्यूएबल सिक्योरिटी या फिर कुछ काइंड ऑफ प्रॉपर्टी है जो या तो एक पार्टी क्या कहते हैं विवाह पक्ष से या दूसरे पक्ष से दिया जाता है, ठीक है। तो सेकेंड है कि विवाह के किसी भी पक्ष के माता पिता द्वारा या अन्य किसी व्यक्ति द्वारा विवाह के किसी भी पक्ष या किसी अन्य व्यक्ति द्वारा उक्त पक्ष के विवाह के संबंध में विवाह के समय, उससे पहले या विवाह के बाद किसी भी समय
दिया जाता है, ठीक है। यानी कि एक क्लॉज है, एक कनेक्शन है, या तो बाय पेरेंट्स या आइदर पार्टी, जो पेरेंट्स हैं लड़की के उनके द्वारा किसी और मतलब जो सेकंड पार्टी है उसको दिया जाता है। अगर हम एशिया में दहेज के इतिहास को थोड़ा अस्पष्ट करें तो कुछ जो स्कॉलर्स के अनुसार अकॉर्डिंग दहेज प्रथा प्राचीन काल से ही प्रचलित है, परंतु कुछ विद्वान या फिर स्कॉलर्स के अनुसार इसका अस्तित्व पुरातन काल में ही नहीं था। इतिहास से प्रत्यक्षदर्शी रिपोर्टों से पता चलता है कि प्राचीन भारत में दहेज का बहुत ही महत्व था और परिवार की बेटियों को तब विरासत का अधिकार मिलता था। जब उन्हें कोई भाई नहीं होते थे तो प्रथा के अनुसार उनकी शादी के समय प्रयोग किया जाता था। और आगे सबूत बताते हैं कि वधू मूल्य की एक प्रणाली मौजूद थी, जिसके तहत दूल्हे के परिवार को शादी से पहले महिला के परिवार को कुछ उपहार देना पड़ता था। लेकिन ऐसे मामले में जहां दुल्हन किसी प्रकार के दोष से पीड़ित होती थी तो परिवार को उस ससुराल वालों को कुछ उपहार देने के लिए, हालांकि यह भी बहुत अधिक प्रचलित नहीं था। उस समय यह बहुत प्रचलित था कि लड़की को सुंदर और गुणी होना चाहिए, लेकिन ससुराल के लिए लाए जाने वाले भौतिक उपहार से ऐसी कोई चिंता नहीं थी। दुल्हन को औपचारिक उपहारों के रूप में खूब सजाना पड़ता था, जो धीरे धीरे दहेज यानी कि डाउरी का रूप ले लेता था। आज की तारीख में यह सजावट दूल्हे के परिवार द्वारा दुल्हन के प्रति दुर्व्यवहार का कारण बन गई है। जैसे कि हम सभी लोग दे रहे हैं कि आजकल ना लड़की का व्यवहार या गुण नहीं देखा जाता है कि वो कितना लाई है, कितना उसके साथ दिया है, वो सब देखा जाता है। और दहेज यानी कि शादियों में हमने दहेज की मांग देखी है। इस प्रथा को रोकने के लिए इसकी मांग को समाज को ठीक से समझना चाहिए ताकि वह इसी के चलन को रोक सके। ओके, एक स्टैंड की ज़रूरत है। तो अब हम फैक्टर्स देख लेते हैं डाउरी सिस्टम के जो एग्जिस्ट करते हैं रिसेंट टाइम में। ओके, तो फर्स्ट है ट्रेडिशंस एंड कस्टम्स, ठीक है, परंपरा और रीति रिवाज, जो हमारे हिंदू रिचुअल्स में मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़। लोगों की यह पूर्व धारणा रही है, कह सकते हैं कि दहेज प्रथा सदियों से चली आ रही है। लोगों का मानना है कि ये दहेज प्रथा बहुत पहले से चली आ रही है और जो ब्राइड है उसकी जो पेरेंट्स हैं उनके द्वारा जो ग्रूम के पेरेंट्स को एक कीमती सामान देकर दोनों के परिवार द्वारा इसका पालन किया जाना अत्यंत आवश्यक, मतलब मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ये जो रिचुअल है जो फॉलो करना दहेज प्रतिष्ठा का विषय है। मतलब कि जो दहेज है यानी कि जो डाउरी सिस्टम है वो एक सब्जेक्ट करता है रेपुटेशन को। डाउरी एज अ सब्जेक्ट ऑफ रेपुटेशन, आजकल के लोगों की सबकी रेपुटेशन समझी जा रही है डाउरी है कि लोग की इज्जत की लोग जो लड़के वाले हैं उनकी इज्जत किसके हाथों में होती है, लड़की वालों के हाथ में होती है। ये लोगों की एक मेंटालिटी बन चुकी है। अगर हम बात करें 21वीं सदी की बात करें तो चोरी छिपके दहेज प्रथा का अस्तित्व के लिए यह सबसे प्रशंसनीय कारण माना जाता है। लोगों के बीच ये धारणा है कि दहेज लेना या देना समाज में प्रतिष्ठा मिलती है और उपहार जितना भव्य होगा उतनी ही सम्मानजनक होगा, यानी कि रेस्पेक्टफुली होगा, जिससे कि यह प्रथा हमारे समाज में और अधिक कामयाब हो रही है और निरक्षा। मतलब कि ये जो हमारी प्रथा है जो हमारे लोगों में चली आ रही है डाउरी सिस्टम, वो और लोगों में क्या कहते हैं बढ़ती जा रही है, फैलती जा रही है। और हमारी सोसाइटी में एक जो इलिटरेसी है ये भी एक मेजर प्रॉब्लम है लोगों की, जो हमारे नेशन में जो डाउरी का एक समस्या है ना उसका अंतिम कारण है जो इलिटरेसी है। जो अविकसित जो अनडेवलपमेंट क्षेत्र हैं, जो सोसाइटीज़ हैं, जगह हैं जहाँ साक्षरता का दर काफ़ी कम है और लोग दहेज से संबंधित कानून से
से वंचित हैं, यानी कि वो अनअवेयर हैं। जो डाउरी से रिलेटेड लॉज हैं उनके बारे में उन लोगों को पता ही नहीं है, क्योंकि वो एक तो क्वाइट लिटरेट हैं जो जहाँ पे वो लोग रह रहे हैं। और इसका भी इसमें बहुत योगदान है, जो हमारी इलिटरेसी है सबसे बड़ा योगदान तो इसी का ही है। हालांकि और जो हमारा डाउरी सिस्टम है वो तो एक हमारे समाज में, हमारी सोसाइटी में एक अच्छे लिटरेट लोगों के द्वारा भी किया जा रहा है, लेकिन उन्हें कानून को समझाना बहुत मुश्किल हो जाता है। भले ही कानून सख्त हो जाए, बहुत ज़्यादा सख्त हो जाए तब, लेकिन जब भी निश्चिंत रूप से प्रभावी नहीं होंगे जब तक लोगों की इसके बारे में जानकारी नहीं होगी। ओके। और इसके लिए दहेज की मांग के लिए एक दुर्व्यवहार यानी कि एक बहुत ज़्यादा क्या कहते हैं बदतमीज़ी करना मौखिक रूप में हो सकता है, या मतलब कि बोल के भी हो सकता है। जो लड़की के साथ हम बोल के भी हम अब्यूज़ वर्ड भी यूज़ कर सकते हैं उसके साथ, उसको पीड़ित करने के लिए। और सबसे गंभीर रूप में पीड़ित की मृत्यु या दहेज हत्या का रूप ले सकता है। समझे? आई होप यू अंडरस्टैंड। और हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं तो हम बात करते हैं आईपीसी इंडियन पीनल कोड 1860 की, कि उसके अकॉर्डिंग जो ऑफेंस अफेक्ट करता है ह्यूमन बॉडी को, तो आईपीसी की जो सेक्शन है 304 बी के तहत यदि किसी महिला की शादी के 7 साल मतलब कि 7 ईयर्स के अंदर उसको शारीरिक मतलब अंदर जलने या किसी अन्य शारीरिक चोट से मृत्यु में यानी कि डेथ हो जाती है, यह पता चलता है कि उसकी शादी से पहले वह अपने पति या किसी अन्य द्वारा उसके साथ क्रूएलिटी की जा रही है, उसकी यानी कि उसकी हस्बैंड द्वारा या फिर किसी रिलेटिव के द्वारा। तो दहेज की जो डाउरी है उसकी मांग को लेके, दहेज की मांग को लेके तो उसकी मृत्यु हो जाना माना जाना, तो उसकी मृत्यु को दहेज हत्या माना जाएगा। समझे? और अगर हम इसकी पनिशमेंट की बात करें तो इसकी मिनिमम जो पनिशमेंट है वो 7 ईयर्स की है, और जिसकी जो इम्प्रिजमेंट हो सकता है 7 ईयर्स से लेके मैक्सिमम एक्सटेंड टू इम्प्रिजमेंट ऑफ लाइफ, मतलब लाइफ इम्प्रिजमेंट भी हो सकता है। देयर आर सर्टेन प्री रिक्वेस्ट कंसिडरेशन ऑफ डाउरी डेथ ले अंडर द सेक्शन 304। डाउरी डेथ माना जाएगा या तो उसकी मृत्यु शारीरिक चोट या जलने के कारण हो, उस मामले के लिए किसी अन्य परिस्थिति के कारण होना चाहिए। मृत्यु जो शादी है उसके 7 वर्ष के अंदर मतलब 7 ईयर्स के अंदर ही या उससे पहले होनी चाहिए। यह भी उजागर होना चाहिए कि दुल्हन की शादी के तुरंत बाद वह अपने पति या किसी अन्य रिश्तेदार द्वारा किसी प्रकार की क्रूरता या उत्पीड़न का शिकार तो नहीं हुई, और अंत में उसकी क्रूरता या उसके प्रति उत्पीड़न को दहेज की मांग से जोड़ा जाना चाहिए एट द एंड। और अब हम सीपीसी की बात करते हैं 1973 की। दहेज हत्या और गैर जमानती अपराध है, यानी कि ऐसा अपराध जिसके तहत किसी व्यक्ति को गिरफ्तार करने के लिए अदालत द्वारा बयान की आवश्यकता होती है और व्यक्ति को अदालत के आदेश के बिना बरी नहीं किया जाता, मतलब कि छोड़ा नहीं जाता है। और यानी कि पुलिस के पास किसी भी व्यक्ति को गिरफ्तार करने का अधिकार है या नहीं है, किसी अदालत में मजिस्ट्रेट की अनुमति के साथ यह उसके बिना जांच करने के अधिकार के साथ कोई वारंट जारी करना दंड मतलब कि यानी कि जो दंड प्रक्रिया सहित है, मतलब कि सीपीसी है 1973 की जो सेक्शन है 41 के अकॉर्डिंग पुलिस अधिकारी यानी कि जो पुलिस है वो किसी भी व्यक्ति को बिना वारंट के गिरफ्तार यानी कि अरेस्ट करते समय किसी व्यक्ति के खिलाफ दर्ज शिकायत संतुष्ट होनी चाहिए। और जो सीपीसी के जो जितने भी प्रोविजंस हैं सेक्शन 41 के वो फुलफ़िल होने चाहिए। और जो डाउरी सिस्टम है उसके लिए एक अलग से भी एक लॉ बनाया गया है, डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट 1961, जो ईयर 1961 में जो डाउरी निषेध से संबंधित
और प्रचलित दहेज प्रथा से निपटने के लिए पहला राष्ट्रीय कानून, फर्स्ट कानून ऐसा बनाया गया था। कब? 1961 में, जो अधिनियम के रूप में अधिनियमित किया गया था। यह अधिनियम मौजूद संकट के खिलाफ निवारण और दंडात्मक उपयोग का निश्चित सेट निर्धारित करता है। लेकिन जैसा कि ये तथ्य है कि और लोग बहुत खुश भी हैं कि एक उनके पास एक लॉ भी मिला है। और अगर हम बात करें कि आम जनता में, तो हमें जागरूकता बढ़ाने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है और लोगों में बहुत ज़्यादा जागरूकता की कमी भी है। हालांकि अगर अधिनियम को जनता द्वारा समर्थित किया गया है कि स्थिति नहीं बदली है, क्योंकि अभी जो सिचुएशंस है वहीं की वहीं है, क्योंकि समाज के कई वर्गों को इसी उपस्थिति के बारे में भी नहीं पता, क्योंकि लोगों को पता ही भी नहीं। कुछ लोगों को तो ये भी नहीं पता कि एक डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट भी है, क्योंकि जो लिटरेट लोग हैं, जो लॉ को जानते भी हैं, लिटरेट हैं अच्छी तरीके से, वो तो जानते हैं कि हाँ भाई एक डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट है भी। लेकिन जो इलिटरेट है, गांव हैं, जो छोटे छोटे विलेजेस हैं, उन लोगों को तो ये भी नहीं पता कि एक क्या कहते हैं, डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट नाम की चीज़ भी होती है। और इस एक्ट में बहुत सारे सेक्शंस दिए हुए हैं, कैसे निपटना है, कैसे क्या करना है, सारी चीज़ें दी हुई हैं इस एक्ट में। मूल रूप से कि कैसे विवाह के प्रतिफल रूप से जो दहेज शब्द का काफ़ी संकीर्ण दायरा देती है, समझे। आज भी हमारी गवर्नमेंट है, वो भी बहुत सारी चीज़ें सोच रही है, कर रही है कि कैसे ये दहेज प्रथा को रोका जा सके, लेकिन लोग समझने को तैयार ही नहीं है। लोग दहेज अभी भी दे रहे हैं और ले भी रहे हैं, यानी कि और ऊपर से मांग करते हैं कि हमें इतना चाहिए, इतना चाहिए। ये एक छोटी मोटी बात नहीं है। एक लड़की, आप लोगों ने शायद मूवी देखी होगी रक्षाबंधन, इतना अच्छी मूवी है और उसमें सारी चीज़ें जो डाउरी से रिलेटेड हैं वो सारी चीज़ें दिखाई गई हैं कि कैसे लड़की को वो ज़्यादा फोर्स किया जाता है, उसके साथ क्रूएलिटी की जाती है। एक केस लॉ देख लेंगे, एक लैंडमार्क जजमेंट है। हालांकि दहेज की हत्या से संबंधित सभी चीज़ें और कानूनों को ठीक से लागू करना बहुत कठिन रहा है, फिर भी कुछ ऐसे कारण थे कि जो मौजूदा दोषों को पृष्ठभूमि में एक सफलता लेकर आए हैं। जो सतवीर सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान 2021 है के मामले में जो अदालत है, जो हमारे कोर्ट है, उसने कहा था कि यदि अभियोजन आईपीसी की धारा है, सेक्शन है 304B की, जो जितने भी इंग्रेडिएंट्स हैं स्थापित कर सकता है, तो निर्दोषता साबित करने का भार पूरी तरह बचाव पक्ष पर है। इसके अलावा भारतीय दंड जो आईपीसी है, भारतीय दंड संहिता धारा 304B के तहत, यानी कि जो आईपीसी 304B है उसके जो इंग्रेडिएंट्स हैं भारतीय जो आईपीसी 498 की तुलना में कहीं जो बहुत ज़्यादा अधिक कठोर हैं। इसका अर्थ में कि इसके तहत अपराध संयोग गैर जमानती है और अदालत का मुकदमा चलाया जा सकता है, जो कोर्ट के द्वारा जो दोबारा मुकदमा चलाया जा सकता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड प्रेस द बेल आइकन एंड सब्सक्राइब, और लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। ऐसी अच्छी वीडियोस और आपको देखने को मिलेंगी। थैंक यू।